हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज हम करेंगे हमारा 22nd लेक्चर ऑफ द इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। ठीक है, तो जैसे कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इट इज़ मेजर्स दिया हुआ है, तो डेवलपमेंट के बारे में उसके बारे में ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ हम मेजर कैसे करते हैं वो हमने पिछली बार जीडीपी में पढ़ा था कि जीडीपी, जीएनपी एट्सेट्रा वही इंडिकेटर्स रहते हैं फॉर मेजरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन अब थोड़ा डिफरेंस रहता है बिटवीन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसको डिस्कस कर लेंगे। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए टेबल मैंने बनाया है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो देखिए अगर किसी कंट्री की हम बात करें, अगर वहाँ का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये मान लीजिए इंडिया है, ठीक है, इंडिया इंडिया की बात करेंगे। तो अगर आप इंडिया देखोगे, देखिए इन टर्म्स ऑफ जीडीपी इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो लेकिन हाँ, एक बात है, सिटल के हम इंडिया कहते हैं दैट इट इज़ एन अंडर डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री। तो मतलब क्या है, अगर ये थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, देन व्हाई इट इज़ सो दैट कि ये एक डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्री मानी जाती है। ठीक है, तो इसका रीज़न ये है कि देखिए ग्रोथ और डेवलपमेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो ग्रोथ का मतलब है मतलब जो जीडीपी में इंक्रीज होता है, मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कितनी प्रोड्यूस होती है एक कंट्री में एक साल में, उसका मतलब है जीडीपी। तो अब जीडीपी में मान लीजिए टोबैको भी आएगा। ठीक है, टोबैको भी आ सकता है, अल्कोहल भी आ सकता है। ठीक है, या इसी तरह वो चीज़ें भी आ सकती हैं जिनका कोई मतलब उतना ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजिकल चीज़ें नहीं होती है। ठीक है, तो मतलब कंट्री के साइज़ के हिसाब से या बाकी चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस होती है इंडिया में, दैट इज़ वाई हम इसको कहते हैं कि दैट इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। ठीक है, मतलब जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं एक साल में। लेकिन हाँ, अब डेवलपमेंट और ग्रोथ में फ़र्क है। ठीक है, देखिए ग्रोथ होता है इंक्रीज इन प्रोडक्शन, मतलब जो भी प्रोडक्शन हो रही है किसी कंट्री में उसमें इंक्रीज होना। ठीक है, तो प्रोडक्शन में कुछ भी आएगा जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती है। देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अगर आप देखोगे, प्रोडक्शन इंक्रीज विद सोशल वेलफेयर। ठीक है, सोशल वेलफेयर का मतलब है, देखिए प्रोडक्शन के साथ साथ हमें फिर सोशल वेलफेयर भी देखना होगा कि वहाँ अगर प्रोडक्शन तो ठीक है, चलिए उसका उस कंट्री का जीडीपी ठीक है, लेकिन वहाँ एजुकेशन का लेवल कैसा है, क्या सबको एजुकेशन मिल रही है, हेल्थ का के रिलेटेड कैसा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो जब हम एजुकेशन, हेल्थ, बाकी इंडिसेस मतलब वेलफेयर को भी काउंट करेंगे तो हम डेवलपमेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रॉडर अप्रोच डेवलपमेंट की रहती है। इकोनॉमिक ग्रोथ खाली जीडीपी को मेजर करती है, मतलब प्रोडक्शन कितनी हो रही है कंट्री में। ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो वेलफेयर आस्पेक्ट भी साथ में लेता है, मतलब जैसे हेल्थ, एजुकेशन एट्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बेसिक डिफरेंसेस देख लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए इकोनॉमिक ग्रोथ सीधे प्रोडक्शन में इंक्रीज, और यहाँ पे प्रोडक्शन विद सोशल वेलफेयर, मतलब सोशल वेलफेयर जैसे एजुकेशन, हेल्थ। ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखा है, तो ये यूनि डायमेंशनल होता है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ खाली एक डायमेंशन मतलब प्रोडक्शन को मेजर करता है। लेकिन जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। ठीक है, मतलब इसमें हेल्थ, एजुकेशन उसका भी ख्याल रखा जाता है। ठीक है, देन ये क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात अगर करें, दिस इज अ क्वांटिटेटिव कंसेप्ट, और इसको हम प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब प्रिसाइजली दिखा सकते हैं कि ग्रोथ क्या है कंट्री की। बट जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये क्वालिटेटिव कंसेप्ट है और प्रिसिशन के साथ इसको मेजर नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखिए हम एजुकेशन, हेल्थ एट्सेट्रा, हैप्पीनेस इसको मतलब प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये होता है जैसे मीन्स टू एन एंड, बट इट इज़ एन एंड इन सेल्फ। तो मतलब डेवलपमेंट होता है, हर किसी कंट्री का अल्टीमेट सपना डेवलपमेंट ही होता है। ठीक है, और जो ये ग्रोथ है ये एक मीन्स है, एक जरिया है वो ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए। ठीक है, तो ये अब हाँ, अब यहाँ पे और एक पॉइंट देखिए, इट इज़ अ मेजर कंसर्न ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। तो ग्रोथ ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज का कंसर्न रहता है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज में कंसर्न रहता है वो डेवलपमेंट का रहता है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में पॉवर्टी ज़्यादा है, हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज़ है। ठीक है, एजुकेशन लेवल कम होता है। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती, तो इसीलिए डेवलपिंग कंट्री का मेजर कंसर्न क्या रहेगा, दिस डेवलपमेंट, राइट। और डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज का मेजर कंसर्न रहेगा ग्रोथ, मतलब वो चाहेंगे कि ग्रोथ ज़्यादा हो क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे इनइक्वालिटीज़ कम है एट्सेट्रा। ठीक है, तो वेलफेयर उनका ऑलरेडी ठीक है। तो ये इसके इंडिकेटर जो होते हैं जिनसे ग्रोथ को मेजर किया जाता है वो है जीडीपी और रियल पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम आपको पता होगा, ये मैंने आपको बोला था कि टोटल नेशनल इनकम को डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन। ठीक है, तो नेशनल इनकम को पॉपुलेशन के साथ डिवाइड कर दो तो पर कैपिटा इनकम निकल के आएगी। ठीक है, तो अब फिर हमने वो चेंज इन इनकम,
चेंज इन पॉपुलेशन वो भी पढ़ा था, ठीक है। तो वो अब वो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये होते हैं इसके इंडिकेटर्स, जीडीपी और पीसीआई, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इसके इंडिकेटर्स क्या क्या हैं, देखिए जैसे डेवलपमेंट को कैसे हम मेजर करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, रियल पर कैपिटा इनकम या न्यू नेट इकोनॉमिक वेलफेयर एटसेट्रा। तो थोड़े हम इन अब डायमेंशंस को देख लेते हैं। बाकी ये जीडीपी, रियल पर कैपिटा इनकम ये हमने डिस्कस किया है, तो इसके लिए आप पिछले लेक्चर्स जिन्होंने देखे होंगे तो दैट इज़ सफिशेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए थोड़े से इन इंडिकेटर्स को डिस्कस करते हैं ना। इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ द नेट इकोनॉमिक वेलफेयर, ठीक है। तो ये इंडिकेटर डेवलप किया था पॉल सैमुअल्सन ने। तो न्यू में क्या होता है, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आपको पता होगा, जीएनपी किस बराबर होता है हमारा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हम जीडीपी को ऐड करते थे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो जीएनपी यूजुअली क्या होता है, अब जो मतलब नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री कमा रहे हैं, मतलब जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया है वो क्या कमा रहे हैं, तो वो होता है जीएनपी। मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए ये आउटर वर्ल्ड है, ठीक है, ये आउटर वर्ल्ड है, एक्सटर्नल वर्ल्ड, एक्सटर्नल वर्ल्ड, और यहाँ पे मान लीजिए ये है इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो मान लीजिए इंडिया के सिटीजन्स ए है और बी नॉन रेजिडेंट्स है, ए रेजिडेंट्स और बी नॉन रेजिडेंट्स, और एक्सटर्नल में भी कुछ इंडियंस मान लीजिए यहाँ पे इंडियंस काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब जो भी इंडियंस यहाँ सिटीजन्स यहाँ पे कमा रहे हैं, खाली ए वाला पार्ट, खाली ए को लेना है, बी को कट करना है, और जो यहाँ बाहर कमा रहे हैं लोग इंडिया की, ठीक है, तो वो होगा एड इन ग्रॉस वो नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। लेकिन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो खाली इस डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है, ठीक है, तो ये होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इसको मैंने अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है। तो अब देखिए इसने क्या किया, इसने इसी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या किया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हमें पता है जो भी मतलब, अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, जो भी इंडियंस कमाते हैं, ठीक है, इंडियंस जो भी किसी कंट्री के सिटीजन्स कमाते हैं, चाहे उस कंट्री में कमाएं या उस कंट्री से बाहर कमाएं। तो लेकिन हाँ, हमने ये पढ़ा था कि इसने क्या किया था, इसने कुछ इंडिसेस इसी जीएनपी में ऐड किए थे और कुछ इसमें रिड्यूस किए थे। मतलब मान लीजिए देखिए ये है जीएनपी, तो इसमें हमने देखा कि सिटीजन्स क्या क्या कमा रहे हैं, लेकिन इसने इसमें से क्या किया, प्लस किया इसको हाउस वाइफ सर्विसेज, हाउस वाइफ सर्विसेज HWS मैंने लिखा, ठीक है, हाउस वाइफ सर्विसेज को ऐड किया, और क्या किया ऐड, फ्री लेजर टाइम, ठीक है, मतलब जो लेजर टाइम लोगों के पास रहता है वो कितना है, तो उसको भी ऐड किया यहाँ पे लेजर टाइम को, और माइनस क्या किया, डिफेंस एंड कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इसमें से माइनस किया जीएनपी में से। तो जो फिर निकल के आया जीएनपी, तो वो उसने बोला ये होता है नेट इकोनॉमिक वेलफेयर, ठीक है। तो नेट इकोनॉमिक वेलफेयर पॉल सैमुअल्सन ने दिया, तो जीएनपी को इसमें हम ऐड करते हैं क्या, दिस हाउस वाइफ सर्विसेज HWS, और क्या ऐड करते हैं, लेजर टाइम, ठीक है, लेजर टाइम, फ्री मतलब टाइम जो सिटीजन्स को मिलता है, और माइनस करते हैं डिफेंस पे जो खर्चा आता है या जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है। तो मतलब ओवरऑल डिफिकल्ट रहता है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन किस तरह हम निकालें, या फिर लेजर टाइम को कैसे एस्टिमेट करें, क्योंकि ये बहुत वो क्वालिटेटिव कोई क्वांटिटेटिव कंसेप्ट नहीं है, हर किसी के लिए वेरी करता है, ठीक है। तो डिफिकल्ट होता है मेजर करने के लिए, तो इसीलिए इसमें मतलब एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं रहेगी, हालांकि बहुत अच्छा इंडेक्स है टू मेजर द डेवलपमेंट, ठीक है। नाउ देन सेकंड इज द रियल पर कैपिटा इनकम। तो रियल पर कैपिटा इनकम सिंपली आप मान सकते हो, देखिए नेशनल इनकम जो भी कंट्री की आएगी उसको डिवाइड करो पॉपुलेशन के साथ, ठीक है, पॉपुलेशन। तो रियल पर कैपिटा इनकम, तो रियल पर कैपिटा इनकम विद रिस्पेक्ट टू मतलब बेस ईयर प्राइसेस, मतलब इन्फ्लेशन को जब अकाउंट में लेंगे, इन्फ्लेशन का इफेक्ट हम डिडक्ट करेंगे, तो रियल पर कैपिटा इनकम कहलाएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर इन्फ्लेशन का वो इन्फ्लेशन भी साथ रखेंगे तो नॉमिनल नेशनल इनकम आएगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे आप याद रख लीजिए, नेशनल इनकम को पॉपुलेशन के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें आएगा पर कैपिटा इनकम, ठीक है, पर कैपिटा इनकम। तो ये हम फिर पर कैपिटा इनकम को कंपेयर करेंगे विद बेस ईयर प्राइसेस, मान लीजिए 2011-12, ठीक है, तो ये है बेस ईयर प्राइसेस, तो इसके साथ पर कैपिटा इनकम को कंपेयर करेंगे कि बेस ईयर के साथ कितनी इंक्रीज हुई है, ताकि हमें रियल पर कैपिटा इनकम मिले। तो रियल पर कैपिटा इनकम बेस ईयर प्राइस के साथ कंपेयर होगी। लेकिन अगर हम 2 सालों की मतलब 19 और 20 ये आपस में कंपेयर करेंगे तो इसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट आ सकता है, तो वो नॉमिनल कह सकती है, ठीक है।
तो ये था फिर अबाउट द दिस रियल पर कैपिटा इनकम। लेकिन हाँ, इसमें भी एक चीज़ क्या है कि देखिए, नेशनल इनकम जो है, अगर किसी कंट्री की नेशनल इनकम ज़्यादा होगी तो वो भी सेटिस्फैक्ट्री मेजर नहीं है डेवलपमेंट का। मतलब ये नहीं कि फिर उसका मतलब कि हर किसी के पास ठीक इनकम है, मतलब ये तो एवरेज इनकम दिखाता है कि क्या होनी चाहिए। लेकिन फिर जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं उनके पास मतलब वो इसमें नहीं इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और ये यूजुअली मेजर ग्रोथ में ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो ये था इसमें लिमिटेशन। और दूसरी लिमिटेशन ये कि मतलब हम हार्मफुल प्रोडक्ट्स जैसे अल्कोहल, टबैको, वो भी मतलब फिर प्रोड्यूस होते हैं कंट्री में, तो अगर हम इसको लेंगे तो वो भी मतलब फिर हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। नाउ देन इज द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। तो इसको डेवलप किया था एमडी मोरिस, ठीक है, एमडी मोरिस, ठीक है। तो इसमें थ्री डायमेंशंस रहते हैं। एक तो इन्फेंट मोर्टिलिटी, तो मतलब इन्फेंट मोर्टिलिटी मतलब जो भी 1000 बच्चे पैदा हुए किसी कंट्री में तो 1 साल तक कितने जिए, मतलब हाँ कितनों ने 1 साल ईयर एज क्रॉस की, तो वो होती है इन्फेंट मोर्टिलिटी। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द एज ऑफ 1 ईयर, मतलब क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहती है, मतलब जो बच्चा 1 ईयर ओल्ड हुआ तो फिर वो कितने साल जिएगा, तो वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। और बेसिक लिटरेसी एट द एज ऑफ 15 ईयर्स एंड अबव, मतलब 15 ईयर्स का जब बच्चा हुआ या उससे आगे उनकी कितनी लिटरेसी क्या 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 रहती है, तो वो कहलाता है लिटरेसी, ठीक है। तो इसमें एमडी मॉरिस ने 1979 में PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स दिया था। उसमें इन्फेंट मोर्टिलिटी, ठीक है, पर 1000 बर्थ्स में कितने सर्वाइव करते हैं अप टू 1 ईयर ओल्ड, देन लाइफ एक्सपीरियंस, देन बेसिक लिटरेसी। तो वैल्यू 0 to 100 आता है। मतलब यहाँ पे देखिए, अगर इन्फेंट मोर्टिलिटी में वैल्यू बहुत ज़्यादा आया, मान लीजिए 99 एट्सेट्रा, तो मतलब वर्स्ट परफॉर्मेंस है इस इंडिकेटर में। मतलब जितना इन्फेंट मोर्टिलिटी ज़्यादा होगा तो मतलब डेवलपमेंट कम है उस कंट्री में, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर ये ज़्यादा आया तो मतलब ये पॉजिटिव साइन है, मतलब कंट्री डेवलप कर रही है, वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा आ रही है। इसी तरह बेसिक लिटरेसी अगर ज़्यादा है तो अगर इस चीज़ का भी वैल्यू ज़्यादा आ रहा है तो पॉजिटिव है। लेकिन लाइफ इन्फेंट मोर्टिलिटी ज़्यादा आ रही है तो नेगेटिव है, ठीक है, मतलब वर्स्ट परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो ये था अबाउट द दिस फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ठीक है। नाउ देन उसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो हमारा है दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो देखिए इसे बहुत काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से। मतलब हर किसी एग्जाम में आप देखोगे एसडीआई से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको आप बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखोगे। तो देखिए, पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसको कंस्ट्रक्ट किया था यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इन 1990। मतलब यूएनडीपी ने इसको कंस्ट्रक्ट किया था 1990, ठीक है। तो इट वाज लेड बाय दैट टाइम बाय प्रोफेसर महबूबुल हक, ठीक है। तो वो एक लेट पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे, तो उनके अंडर इसको मतलब कंस्ट्रक्ट किया गया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। तो महबूबुल हक जो है पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट, उनका इसमें काफ़ी रोल रहा है इस इंडेक्स को डेवलप करने में। और इसमें अमृत्या सिंह भी इसके साथ जुड़े थे जो इंडिया की इकोनॉमिस्ट है, ठीक है। तो ये पब्लिश होता है इन द एनुअल रिपोर्ट ऑफ यूएनडीपी कॉल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, एचडीआर, ठीक है। तो ये एचडीआई कहाँ अब कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे पब्लिश होता है, थ्रू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। तो इसमें 3 इंडेक्सेस आते हैं। देखिए, तीन डायमेंशंस पे ये मेजर करता है डेवलपमेंट को। एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, ठीक है। तो उसमें मिनिमम देखिए ये जो 20 to 85 है, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम मानते हैं कम से कम 20 ईयर्स और ज़्यादा से ज़्यादा 85 ईयर्स, ठीक है। तो हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी जापान की आई थी, ठीक है। तो 20 to 85 ईयर्स मतलब मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। देन एजुकेशन इंडेक्स इसमें आता है। देखिए, एक तो मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और दीज एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। लेकिन हाँ, मीन ईयर्स और एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग वो ज़्यादा डीप है तो उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहला इंडेक्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उसमें मिनिमम वैल्यू 20, मैक्सिमम 85। एजुकेशन इंडेक्स 0 से 15 और 0 से 18, ठीक है। तो 0 से 15 अगर आप देखोगे एजुकेशन इंडेक्स में इसने एक्सपेक्टेड स्कूल्स, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो फिर डीप में जाना पड़ेगा। देन ग्रॉस नेशनल इनकम इंडेक्स, ठीक है, तो मतलब इनकम, ठीक है। तो मिनिमम कितनी $100 और मैक्सिमम $75,000, ठीक है। तो एक एक इंडेक्स को हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए हमें कैलकुलेट करना है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, ठीक है। हम LEI को कैसे करेंगे ये मेजर, इज इक्वल टू, देखिए मान लीजिए कोई वैल्यू जो इंडिया का आया, मान लीजिए 0.2 आया, ठीक है। तो माइनस निकालेंगे इससे मिनिमम वैल्यू जो 20 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई मिनिमम माइनस मैक्सिमम 20 माइनस 85, ठीक है। और हाँ, तो ये हमारा आएगा LEI लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। तो फार्मूला क्या है,
एक्चुअल वैल्यू क्या आया कंट्री का, ठीक है, मतलब जब हमने उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकाली क्या आया, ठीक है। तो उसमें से माइनस निकालेंगे मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो वो आएगा हमारा डायमेंशन इंडेक्स, ठीक है। तो मान लीजिए इंडिया की एज आई लाइफ एक्सपेक्टेंसी 66 ईयर्स, ठीक है। तो ये आया, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू। लेकिन हाँ, इसको अब डायमेंशन इंडेक्स हमें पहले इसको मतलब बनाना है, ठीक है। तो 66 में से माइनस करेंगे 20 डिवाइडेड बाई यहाँ से मैक्सिमम कितना जा रहा है 85, ठीक है। मैक्सिमम एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 और माइनस 20, ठीक है। तो ये हमारा आएगा दिस लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, ठीक है। देन सिमिलरली इसी तरह हम इसका निकालेंगे, ठीक है, GNI, ठीक है, ग्रॉस नेशनल इनकम, और इसी तरह इसका एजुकेशन का, ठीक है। तो फिर हम इन तीनों का क्यूब रूट लेंगे, मतलब जो LEI आया, ठीक है, पहले इनटू दिस GNI और मल्टीप्लाइड बाई किसके साथ करेंगे, तीसरा हमारा कौन सा होगा, दिस एजुकेशन इंडेक्स, ठीक है, EI। तो इन तीनों का ज्योमेट्रिक मीन ले लेंगे। और व्हाट इज HDI नो, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, ग्रॉस नेशनल इनकम एंड एजुकेशन इंडेक्स, ठीक है। तो मतलब हमें सीधे ये क्यूब रूट ऑफ एजुकेशन इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाई दिस लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स similarly multiplied by education life and this ग्रॉस नेशनल इनकम इंडेक्स, ठीक है। तो एक एक को पहले इवेलुएट करना पड़ता है, मतलब अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी 66.5 आई तो उसको हमें 66.5 को ऊपर वाली फार्मूला डायमेंशन इंडेक्स से पहले वैल्यू देना पड़ेगा, और फिर उन तीनों का ज्योमेट्रिक मीन लेंगे, तो वो होता है HDI। तो अगर HDI के बारे में ऐसा क्वेश्चन पूछा है दैट व्हाट इज इट, इट इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स एंड दिस ग्रॉस नेशनल इनकम इंडेक्स, ठीक है। तो ये रेंज करता है फ्रॉम 0 to 1, ठीक है, 0 to 1 इसकी रेंज रहती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, ठीक है। और हाँ, अब 2019 में जो 2020 में 2019 की रिपोर्ट आई थी, और अगर इस साल HDI की रिपोर्ट आई तो आप वही रैंक याद रखोगे। लेकिन जो रैंक अभी करंटली है 131 इंडिया की रैंक थी 189 कंट्रीज़ में से, ठीक है। और नॉर्वे लिस्ट में टॉप था, और उसके बाद फॉलो किया था आयरलैंड और स्विट्ज़रलैंड ने, ठीक है। तो ये था 2019 का डेटा। और हाँ, इसमें कुछ एनवायरनमेंट रिलेटेड ग्रीन GDP की कुछ ऐसा कुछ इसमें इंट्रोड्यूस नया इंडेक्स हुआ था, ठीक है। तो उसके बारे में मतलब मैंने पढ़ा था उस टाइम, बट मैंने न्यूज़पेपर सर्च किए थे, वहाँ नहीं मिला कुछ, मतलब इतना क्लू मुझे नहीं मिला। तो लेकिन हाँ, इसमें कुछ मतलब जो एनवायरनमेंट के रिलेटेड है वो इंक्लूड हुआ था, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा इसको आप सर्च करना, ठीक है। और इसमें आप थोड़ा सा इनकम आज क्या है इंडिया की, नेशनल इनकम एटसेट्रा, ठीक है, या करंटली पर कैपिटा इनकम क्या है, वो आप डेटा थोड़ा देख लेना, ठीक है। नाउ UNDP क्लासीफाई कैसे करता है कंट्रीज़ को, एक तो वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट देखिए, एक होता है ह्यूमन 0 to 1 रेंज करता है HDI, ठीक है, HDI। तो जितना ज़्यादा ऊपर होगा HDI, तो मतलब कंट्री डेवलपमेंट की तरफ बहुत उनका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। तो 0.8 से ज़्यादा जो होंगी तो वो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट है उनका। उसके बाद हाई ह्यूमन डेवलपमेंट 0.7 to 8, ठीक है। उसके बाद मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट 0.55 to 0.7, उसके बाद लो ह्यूमन डेवलपमेंट लेस देन 0.55। तो इस तरह ये कंट्रीज़ को क्लासीफाई करते हैं 4 कैटेगरीज में। हाई ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रेटर और इक्वल टू 0.8, लेकिन ये UNDP की, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम की क्लासिफिकेशन है। मतलब 0.8 से ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट तो वो हो गया वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट। उसके बाद हाई ह्यूमन डेवलपमेंट 0.7 से 0.8, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट 0.55 to 0.7, तो लो ह्यूमन डेवलपमेंट 0.55 से कम। तो इंडिया किस कैटेगरी में है, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट में, ओके। नाउ उसके बाद वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम करती है, ठीक है। तो लो इनकम कंट्रीज $1045 से जो कम इनकम होगी, जहाँ पे ठीक है $1045 मतलब पर कैपिटा इनकम लेस देन $1045, तो वो लो इनकम कंट्री। लोअर मिडिल इनकम कंट्री 1046 to 400 and 125। अपर मिडिल इनकम कंट्रीज 4126 to 12,725, ठीक है। तो इसी तरह हाई मिडिल इनकम कंट्रीज जिनका 12,746 से ज़्यादा इनकम हो, तो वो होती है हाई मिडिल इनकम कंट्रीज, ठीक है। तो ये रहता है क्लासिफिकेशन वर्ल्ड बैंक का, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ऑन द बेसिस ऑफ इनकम कंट्रीज़ को क्लासीफाई करती है, मतलब लो इनकम कंट्रीज़, लो मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम और हाई मिडिल इनकम कंट्रीज़, ठीक है। देन इंडिया इसमें यहाँ आता है ऑन द लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज, ठीक है। तो दूसरे वाले में, ठीक है, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज, ओके। नाउ
उसके बाद देखिए यहाँ पे मिडिल नहीं है, यहाँ पे हाई इनकम कंट्रीज है, ठीक है, यहाँ पे मिडिल नहीं है, हाई इनकम कंट्रीज है, ठीक है, हाई इनकम कंट्रीज, ओके। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा फैक्ट याद रखोगे, हेड काउंट रेशो। हेड काउंट रेशो मतलब जो हम निकालते हैं टू एस्टिमेट पुअर पॉपुलेशन, ठीक है, तो ये होता है हेड काउंट रेशो, एच इज इक्वल टू नंबर ऑफ पुअर्स कितने हैं टोटल डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन क्या है कंट्री की, और मल्टीप्लाई 100 के साथ किया, ठीक है। तो इसी तरह ये होता है हेड काउंट रेशो। इसके बारे में कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, लेकिन मल्टी पॉवर्टी डायमेंशन इंडेक्स आता है, वो बहुत बड़ा है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसी तरह मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स किस बराबर होता है, एच इंटू ए, मतलब हेड काउंट रेशो इंटू ए इज़ द सीवियरिटी ऑफ पॉवर्टी हियर, ठीक है, मतलब कितनी सीवियर है पॉवर्टी। एच कहता है मतलब कितना नंबर है पुअर पॉपुलेशन का, ए दिखाता है कि किस एक्सटेंट तक वो पुअर है वो पॉपुलेशन, ठीक है, मतलब 55% पुअर है, 33% पुअर है, क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हेड काउंट रेशो आपको समझ आया, नंबर ऑफ पुअर्स डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। तो मल्टी पॉवर्टी डायमेंशनल इंडेक्स ये रिपोर्ट रहता है, इसको पब्लिश करती है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, इन ऑक्सफोर्ड विद ऑक्सफॉर्म, ठीक है, ऑक्सफॉर्म इंस्टीट्यूट MPI निकालती है, ठीक है। तो ये होता है बराबर एच इंटू ए। एच होता है हेड काउंट रेशो, मतलब ये दिखाता है नंबर ऑफ पुअर, ठीक है, नंबर क्वांटिटी ऑफ पुअर, ठीक है। ए दिखाता है सीवियरिटी ऑफ पुअर्टी, ठीक है, मतलब कितने पुअर है वो, अगर पुअर है इतनी पॉपुलेशन कितनी पुअर है, मतलब मान लीजिए 33,000 पुअर है, लेकिन ये अब कितने पुअर है, ठीक है, एवरेज में ये कितने पुअर है, ठीक है। मान लीजिए 33% अगर पोवर्टी होगी उससे ज़्यादा तो फिर ज़्यादा पुअर है, ठीक है। तो ये होता है सीवियरिटी ऑफ पोवर्टी, ये होता है हेड काउंट रेशियो, ठीक है। तो ये इंडिसीज आपके लिए देखिए इतने ही इंपॉर्टेंट थी, मतलब जो ब्रॉड था, जो SSB की लेवल से आना चाहिए, तो वो मैंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो इस तरह से हमारा जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ये टॉपिक कंप्लीट होता है ना। इसमें आप थोड़ा सा मतलब जो नए रिपोर्ट्स रैंकिंग्स आती है, स्कीम्स आती है, वो आप याद रखोगे, ठीक है। तो टाइम टू टाइम आप इसके लिए नेट गूगल यूज़ कर सकते हो। तो ये था हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में ना। इसके बाद हमारा जो है लास्ट टॉपिक रहता है जो है प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, ठीक है। तो इसके बाद उस टॉपिक को लेंगे तो हमारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस कंप्लीट, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।